हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल जाट सेंटर छत्तीसगढ़ से। हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर तक 9 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। आज हम नंबर 10 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और ये न्यूमेरिकल है। देखो, अ लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 5 × 10⁻16 कूलम पर मीटर स्क्वायर लाइज इन XY plane. Calculate the electric flux through a circular loop of radius 0.1 meter whose axis makes an angle of 60 degree with Z axis. आपको क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, एक लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो है 5 × 10⁻16 कूलम पर मीटर स्क्वायर और ये एक XY प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे रिलेटेड है? एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस क्या है, 0.1 मीटर है और इस सर्कुलर लूप का जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो जैसे मान लो कि ये XY प्लेन है, ठीक है, और ये अगर XY प्लेन है बोर्ड वाला, तो ये जो एक्सिस होगा ये क्या होगा, जेड एक्सिस होगा और इसको हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको जेड एक्सिस को। ठीक है, अब XY प्लेन में कोई लार्ज शीट यहाँ पे लाई कर रही है, जैसे मान लो ये जो शीट है इस तरह से है, चार्ज्ड शीट है और ये कहाँ है, XY प्लेन में लाई कर रही है। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक सर्कुलर लूप है यहाँ पे, वो जो है सर्कुलर लूप जेड एक्सिस के साथ, देखो जेड एक्सिस ये है तो इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। यानी कि अगर लूप ऐसे होता, जैसे सर ये प्लेट है, ये जो सीट है, जैसे ये सीट है वैसे ही अगर लूप होता तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती उस लूप में से सीधी सीधी पास होती। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है लूप के एरिया के साथ जो एंगल बनाती वो 0 डिग्री एंगल बनाती। ठीक है, ये समझना, लूप अगर ऐसे है और सीट भी ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो जाती है, लेकिन लूप सर्कुलर लूप ऐसे नहीं है, वो ये जो जेड एक्सिस है इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है। वो किस तरह से है, वो इस तरह से थोड़ा सा लूप जो है वो कुछ एंगल पे प्लेस्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री वो उसके एरिया के साथ बन रहा है। किसके साथ बन रहा है, सर्कुलर लूप के एरिया के साथ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है whose axis makes an angle of 60 डिग्री विद जेड एक्सिस। क्योंकि जैसे मान लो ये सर्कुलर लूप है, इसका एक्सिस ये है, ठीक है, तो एक्सिस एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ कितना, 60 डिग्री। यानी कि अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, लूप के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे थीटा क्या लेंगे, 60 डिग्री लेंगे जो एरिया वेक्टर बना रहा है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φE = ES, E डॉट एस होता है तो इसको लिख सकते हैं ES cos थीटा। अब यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो सर्कुलर लूप जो है वो उसका जो एंगल है वो तो 60 डिग्री है। एरिया वेक्टर जो एंगल बना रहा है किसके साथ में बना रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में से निकलेंगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, ये जो है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट की वजह से। तो ड्यू टू चार्ज शीट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है σ/2ε0। ये इक्वल्स टू क्या होता है, σ/2ε0। सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ई की जगह हम लिख देते हैं σ/2ε0 इंटू एरिया इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे अगर पुट करें हम वैल्यूज़, फाई सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, ये है 5 × 10⁻16 इंटू सरफेस एरिया। तो एरिया किसका है, ये जिसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस में से पास हो रहा है, जो सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप का एरिया क्या होगा, πr²। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं πr²
आर स्क्वायर कोस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, कोस 60 डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको अगर और हम लिखें यहाँ पे तो 5 इंटू 10⁻16, पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस कितना है यहाँ पे 0.1 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और अपॉन में जो है 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा phi = 4.44 इंटू 10⁻⁻7 इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये आ जाएगा हमारे पास। इसका यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको आप नोट करो। तो अगला जो न्यूमेरिकल है वो है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm perpendicularly towards an infinite charged conducting plate. What should be the minimum charge density on plate so that electron fails to strike the plate? यानी कि यहाँ पे हमको देखो क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब इसको फायर किया जाता है तो ये उस प्लेट से जो परपेंडिकुलर जो प्लेट एक प्लेट रखी हुई है उस प्लेट से 5 mm डिस्टेंस से स्ट्राइक किया जाता है, फायर किया जाता है टुवर्ड्स एन इनफाइनाइट चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। अब ये बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम चार्ज डेंसिटी, उस प्लेट की जो है मिनिमम चार्ज डेंसिटी क्या हो कि इलेक्ट्रॉन जो है उस प्लेट से स्ट्राइक नहीं करे, फेल हो जाए, ये हमको बताना है। तो जैसे मान लेते हैं अपन ये एक प्लेट है और मान लेते हैं इस पे जो चार्ज है वो है। अब चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये स्ट्राइक करेगा इसके पास में जाएगा, प्लेट ऐसे रखी हुई है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, अब हम चाहते हैं कि ये टकराने से जस्ट पहले रुक जाए, तो तब ऐसा कैसे होगा? अगर ऐसा होना है कि ये टकराए नहीं तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वही चार्ज इस पे होना चाहिए, क्योंकि इनमें रिपल्सन होगा तभी ये रुकेगा। अब बात करें अगर अपन कि ये इससे टकराएगा, जैसे ये कितनी डिस्टेंस है 5 mm, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से हम इसको फायर करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वर्क डन जो होगा वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डिस्टेंस जो दे रखी है वो है कितनी 5 mm। इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो 5 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वर्क डन क्या होगा W = वर्क डन होता है क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें वोल्टेज की फॉर्म में तो वर्क डन क्या होगा Q × V, W = QV होता है, ठीक है। वोल्टेज की फॉर्म में चार्ज की फॉर्म में ये होता है। अब ये जो वर्क डन है इस काइनेटिक एनर्जी की इक्वल कर लेते हैं, तो नाउ इक्वेट करने पर QV = 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे जो चार्ज है
वर्क डन किस पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे हो रहा है, तो चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q इक्वल्स टू क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे। तो V इक्वल्स टू, ये जो है V वोल्ट पोटेंशियल है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, V इक्वल्स टू 10, ये E से E कैंसिल हो जाएगा, 10⁻3। ये क्या बता रहा है यहाँ पे, वोल्ट को बता रहा है। किसको बता रहा है, वोल्ट को। तो V इक्वल्स टू क्या आ गया, 10⁻3 वोल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये पोटेंशियल आ गया। अब हम बात करें यहाँ पे कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है रिपल होगा, तो ये इसके पास टकराएगा नहीं जाके। हम चाहते हैं कि इस पर कितनी मिनिमम चार्ज डेंसिटी हो, सिग्मा मिनिमम हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, अगर हम रिलेशन फाइंड करें, रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, तो ये क्या होता है, E इक्वल्स टू होता है V/D। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, V पोटेंशियल है, और D क्या है, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे E कैसे निकालेंगे, तो किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के लिए जो E होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो क्या होता है, σ/ε0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, E की जगह क्या करें, σ/ε0 V/D। फाइंड क्या करना है, मिनिमम सिग्मा, मिनिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ε0 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो V इंटू ε0/D हो जाएगा। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर लो। अब इस फॉर्मूले में हम V, ε0 और D की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू, देखो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू हमने फाइंड की 10⁻3 वोल्ट इंटू ε0 8.85 इंटू 10⁻−12 अपॉन में D डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितनी है 5 इंटू 10⁻−3। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, देखो 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 10⁻3 10⁻12 10⁻9 रह जाएगा, फिर 10⁻3 है तो 10⁻6 हो जाएगा, और इसको डिवाइड भी करेंगे तो इस तरह से हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 5 1.5 7 35 1.77 इंटू 10⁻6, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिट होती है कूलम/मीटर²। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आता है। तो इसको आप पॉज करके नोट करो। अगला जो न्यूमेरिकल है वो है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ सोप बबल आर सेम। क्वेश्चन में गिवन है कि एक सोप बबल है और उसका इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, सेम है। द सरफेस टेंशन ऑन सोप सॉल्यूशन इज 0.04 न्यूटन पर मीटर एंड इट्स डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। सोप बबल का जो सरफेस टेंशन है सोप बबल पे वो तो है 0.04 न्यूटन पर मीटर, और इसका डायमीटर जो है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको डिटरमाइन करना है चार्ज ऑन सोप बबल। सोप बबल पे जो चार्ज है वो हमको फाइंड करना है। तो हमने कंडीशन पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर चार्ज्ड सोप बबल। वो कंडीशन है यहाँ देख लेते हैं। इन इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन थी, कंडीशन थी 40/R इक्वल्स टू σ²/2ε0। ये कंडीशन थी। यहाँ पे T सरफेस टेंशन है, स्मॉल r रेडियस ऑफ बबल है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ε0 परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। तो यहाँ पे देखो क्या क्या हमको गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है, रेडियस गिवन है, मतलब डायमीटर गिवन है तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा रेडियस। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको यहाँ पे गिवन नहीं है। फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द चार्ज। तो देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, तो चार्ज के लिए हमारे पास सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू Q/A एरिया होता है,
तो यहाँ से चार्ज जो, अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज क्या होगा, चार्ज Q जो है सिग्मा इंटू एरिया। और किसका एरिया है, एक जो बबल है, सोप बबल है, वो क्या है, एक स्फेरिकल शेप होती है। तो स्फेरिकल शेप के लिए एरिया क्या होगा, स्फेयर का 4 पाई r स्क्वायर होता है सरफेस एरिया। अब यहाँ पे क्यों निकालना है हमको, तो देखो सिग्मा नहीं है तो सिग्मा क्या करेंगे, इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट से सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो चार्ज Q जो है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 टू 8 T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, इसका अंडर रूट हो जाएगा सिग्मा की जगह तो, इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो हमारे पास चार्ज क्या आ गया, अगर इसको और सोल्व करें तो R स्क्वायर को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं तो R टू द पावर 4 हो जाएगा, और नीचे अपॉन में R है तो R टू द पावर 4 ऊपर और R नीचे, तो R क्यूब रह जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 T एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और इंटू में क्या है 4 पाई। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज है, 8 इंटू टी, सरफेस टेंशन कितना है 0.04 है, तो ये लो 0.04, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, परमिटिविटी, आर रेडियस, तो डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर की जगह हम पुट कर देते हैं 2 इंटू 10 टू पावर -2, और इसका क्यूब हो जाएगा। अब ये तो हो गया अंडर रूट के अंदर, इंटू बाहर क्या है 4 पाई, 4 इंटू 3.14। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये अंडर रूट में जो है इसको सोल्व करके उसका रूट निकालेंगे, फिर 4 इंटू 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये फाइनल जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 59.8 इंटू 10 टू पावर -9 कूलोम, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर -9 जो है इसको हम नैनो की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 नैनो इक्वल्स टू क्या होता है 10 टू पावर -9, तो ये हो जाएगा 59.8, नैनो को लिखते हैं स्मॉल n से, तो नैनो कूलोम। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो सेकंड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट होते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे।